सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, विज्ञान का, साइंस का है, जो कि 101% आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जितने भी क्वेश्चन 101% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये 2023 के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, ठीक है, बोर्ड ने अभी अभी इसे जारी कर दिया है। और सभी स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में, तो बिना देरी के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें भी लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना और पूरी सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन है सभी के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले कुछ इसमें निर्देश दे दिए गए कि क्योंकि ये देखो 70 पूर्णांक का होता है। ठीक है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलता है और समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें 3 घंटे आपको क्या करना होता है, प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए, और 15 मिनट जो होता है वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, तो आप प्रश्न पत्र को जरूर पढ़िए, ऐसी गलती मत करिए, इसका रीज़न मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है, क, ख एवं ग में विभाजित है। ठीक है, क्योंकि जो क है वो आपका ये भौतिक विज्ञान से, ख जो है वो रसायन विज्ञान से, ग जो है वो आपका जीव विज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, और सभी में बहुविकल्पी दिए गए, ये सब कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इसको अपने से रीड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद खंड क शुरू हो जाता है हमारा। खंड क देख सकते हो कि आपका जो खंड क शुरू होता है वो उसमें पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी टाइप के। ठीक है, तो दे रखा है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो दे रखा है ऑप्शन उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, तो ये जब भी बनेगा तो किस दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा बनेगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, इसमें अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये अवतल दर्पण करेक्ट आंसर दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका दे रखा है इसमें कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो गाइस, जो प्रतिरोधकता है उसका जो एसआई मात्रक होता है, इसमें दे रखा है ओम मीटर, और यहाँ पे कुलाम, और यहाँ पे वोल्ट मीटर, और यहाँ पे ओम। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वो क्या है, करेक्ट है, ओम मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ठीक है, यानी विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो आप जानते हो कि जनित्र जो होता है उसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। जनित्र मतलब जनरेटर जिसे आप कहते हो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका घ नंबर। घ नंबर आपका क्या कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा, परितालिका द्वारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमाभि द्वारा। ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद यहाँ से प्रश्न नंबर 2 शुरू हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आपके यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। ठीक है, तो देखो वाहनों में जो दर्पण लगाया जाता है वो उत्तल दर्पण लगाया जाता है। आप देखोगे कि वाहनों के जो दर्पण होते हैं वो इस तरह से उभरे हुए टाइप के होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका उभरा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से वाहनों के दर्पण होते हैं। ठीक, क्योंकि जो दूर के जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए इसको किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का वाहनों में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ख आपका दे रखा है। ख क्या है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो यहाँ पे देखो ये फोकस दूरी दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखा है। फोकस दूरी कितना दे रखा है, 15 सेमी। ठीक है, और ये लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। अवतल लेंस में जो फोकस दूरी थी उसको माइनस से रखते हैं। इसके बाद वस्तु का लेंस 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने, और ये वस्तु की दूरी कितना दे रखा है, u बराबर -10 सेमी दे रखा है। ठीक है, -10 सेमी रखाएगा, वस्तु को हमेशा माइनस में रखते हैं, और प्रतिबिंब यानी कि v बराबर क्वेश्चन मार्क आपको तैयार करना है। तो यहाँ से आप जानते हो कि 1 बराबर f बराबर होता है फार्मूला 1/k v प्लस 1/k u। इस वाला फार्मूले को आप फिट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी का पूरी सॉल्यूशन इसका बता दूंगा आपको। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। देखो ये जरा दृष्टि दोष जो बूढ़े आदमी लोग होते हैं उसमें होता है। ठीक है, तो इसकी पूरी अगर डिटेल्स चाहिए तो मैं इसकी वीडियो आपको बना दूंगी, हर एक चीज़ों की वीडियो बना दूंगी। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का क देखने को आपको मिलता है, ये है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है। इसके बाद इसमें एक देखो न्यूमेरिकल दे दिया, ये दे रखा है कि 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले, देखो ये त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी दूरी पर 15 सेमी दूरी पर कोई वस्तु रखने प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। ठीक है, देखो वो ये दे रखा त्रिज्या यानी आर की वैल्यू दे रखा है। ठीक है,
और यहाँ पे ये क्या दे रखा है, अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी दूरी पर 15 सेमी दूरी पर वस्तु रख रहे प्रत्येक स्थिति में। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, दूरी, ठीक है, इसे ये त्रिज्या दे रखा आर, ये वस्तु की दूरी यू दे रखा है, ठीक है। इसको वस्तु की दूरी को इसमें रखते हैं माइनस से, और यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है तो एफ बराबर आप जानते हो r/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है, r/2, इसी से आप निकालोगे, ठीक है। ये जो त्रिज्या दिया है, त्रिज्या को यहाँ पे r की जगह पे रख देना है और 2 से भाग देना है। यहाँ एफ की वैल्यू फोकस कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। 1/b + 1/q वाला सूत्र से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेंस क्या होता है, प्रकाशीय गुणों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु की प्रतिबिंब का बना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वो है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। उसकी लंबाई पर, उसकी लंबाई पर, उसकी मोटाई पर, ये सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन सभी का डिटेल्स वीडियो आपको मिल जाएगी। दी गए पदार्थ की किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई हाफ तथा मोटाई 2a है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी का सॉल्यूशन दे दूंगा। अथवा अगर ये चीज़ें आपको नहीं आ रही है क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ये है कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। देखो समांतर क्रम है और श्रेणी क्रम है, ये बिल्कुल आसान है सॉल्व करना, ठीक है। समांतर क्रम का सूत्र मैं आपको बता दूंगा, सभी चीज़ें डिटेल्स अगर कहोगे तो इसकी वीडियो आ जाएगी। इसके बाद जो चौथा है वो विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए, ये है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अथवा अगर ये चीज़ें आपको नहीं आ रही है तो इसकी जगह पे आप इसको कर सकते हो। परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका की चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, किसी क्षण चुंबक की सहायता से धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव निर्धारण कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहा। इसके बाद खंड ख आ जाता है आपका, ठीक है। अब वो खंड ख में भी बहुविकल्पी पहला क्वेश्चन पूछता है। इसमें है ZnCuSO4 ZnSO4Cu, ठीक है। यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखो गाइस, आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे कि Zn और ये जो CuSO4 है, ठीक है, जो जिंक होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील होता है, और जो Cu कॉपर है, ठीक है, वो क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। श्रेणी में इसी तरह से रखा गया है। तो ये Zn जो है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो Zn है वो Cu को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे Cu को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया। आप देख सकते हो Cu क्या हो गया, ये CuSO4 में से यहाँ से निकल गया, तो Zn ही से निकाला है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप जो देख रहे हैं, ये दूसरा ऑप्शन, ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये एक तरह का कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये इसको विस्थापित कर दे रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ख वाला। ख आप यहाँ पे देख सकते हो, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो धामन सोडा होता है, इससे जल की कठोरता को दूर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ग वाला कि निम्नलिखित में किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनॉल। तो OH जहाँ पे लग जाता है उसमें आल लग जाता है, क्योंकि ये एल्कोहल्स का समूह होता है। तो यहाँ पे जो ब्यूटेनॉल है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर आपका है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन होता है जो कि आपको 1+1 मार्क्स में 2 नंबर में पूछा जा रहा है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि का तथा उपयोग लिखिए। ये हर साल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। फिर इसे निम्नलिखित का UPSC नाम लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे दे रखा है CH3, ठीक है, CH, यहाँ पे आप देख सकते हो CH3 CH और ये दे रखा है, ठीक है। इसका UPSC नाम लिखना है और इसका भी UPSC नाम लिखना है। इसका मैं बता देता, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे है संक्षारण किसे कहते हैं, धातु के संक्षारण रोकने की 2 विधियाँ लिखें, ठीक है। संक्षारण मतलब वो होता है जंग लगना, ठीक है, मूर्छा लगना। तो धातु जो होता है यानी कि लोहा होता है, तो उसको किस तरह से रोक सकते हो, पेंट लगा कर रोक सकते हो,
ठीक है, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिकों की प्रस्तापन प्रक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। समजातीय श्रेणी, अथवा अगर ये चीज़ें आपको नहीं आ रही है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में का एक रासायनिक समीकरण लिखना है। तो वैसे यहाँ पे रासायनिक समीकरण कैसे लिखना है? एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है। एथिल एल्कोहल को 443 के ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। इसके बाद मीथेन को वायु में जलाया जाता है। फिर एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अपक्रिया करता है। और इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। ठीक है, ये आपको क्या करना है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को आपको लिखना है, जो कि आप यहाँ पे 7 मार्क्स का देख सकते हो। ठीक है, ये सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा सरल होता है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद यहाँ पे खंड ग चालू आपका हो जाता है, जो कि जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, निम्न से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अब देखो, मादा मतलब होता है औरत। ठीक है, जनन मतलब तो आप समझ ही रहो, तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पे दे रखा अंडाशय औरत में होता है, गर्भाशय भी होता है जिसमें बच्चा रहते हैं। शुक्रवाहिका ये पुरुषों में पाया जाता है, डिम्बवाहिनी महिला में पाया जाता है। शुक्रवाहिका देखो, मनुष्य में जो पुरुष होते हैं उसमें शुक्रवाहिका पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्रवाहिका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शुक्रवाहिका क्या हो जाएगा, यहाँ से शुक्रवाहिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, दूसरा क्वेश्चन है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, दे रखा है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। तो देखो, जो कोयला होता है वो क्या है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म मतलब कि जो बहुत पहले के दबे हों जीव जंतु और उसकी जो मतलब कि जो अवशेष है वो कोयला का रूप ले ले या डीजल पेट्रोल का रूप ले ले, उसे जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे कोयला हो गया, डीजल पेट्रोल, एक सब किस तरह की ऊर्जा है, जीवाश्म ऊर्जा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों करने में होता है? तो देखो, पवन चक्की का कार्य यांत्रिक कार्य करने में होता है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ों को घुमाता है और उससे चीज़ें होती है, ऊर्जा पैदा होती है। यानी पवन चक्की जो होता है यांत्रिक ऊर्जा का कार्य करता है। ठीक है, इसके नंबर घ नंबर है। घ में आप देख सकते हो कि क्या कह रहा है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण। ठीक है, जैव द्वारा हो रहे हैं तो कौन से निम्नीकरण कहलाएंगे, जैव निम्नीकरण कहलाएंगे। पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है आपसे 10वां क्वेश्चन बहुत ईजी है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी और उसके उप उत्पाद क्या है? स्वपोषी अपना जो स्वयं पोषण करते हैं। ठीक है, पुष्प में की बीजांड का यहाँ पे सचित्र व नामांकित चित्र में, नामांकित का मतलब होता है जितने भी उसमें चीज़ है, जैसे पुष्पदल हो गया, ठीक है, सभी का नाम लिखना है आपको, पंखुड़ी हो गया। और यहाँ पे जैव निम्नीकरण पदार्थ का पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित करता है, इस चीज़ को आपको बताना है कि यानी जैव निम्नीकरण पदार्थ जो होता है वो पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर, यहाँ पे कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। बहुत आसान होता है गाइस, और इसमें 4 नंबर ये फ्री का लुटा रहा है। कायिक प्रवर्धन मतलब होता है जो पौधे के शरीर से, यानी कि उसका एक टहनी काट कर आप कहीं भी लगा देते हो तो वो जो उसके द्वारा पौधा उत्पन्न होगा वो कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे आप गुलाब लगाना हो गया, कमल लगाना, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। इसके मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन। मादा मतलब महिला का जनन तंत्र का आपको क्या करना है, एक चित्र बना देना है। ठीक है, उसका संक्षिप्त वर्णन भी करना है उसके बारे में डिटेल्स में। इसके बाद लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझा देना। अगर अथवा ये चीज़ें नहीं आ रही आपको तो जीवाश्म में क्या है, ये जैव प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, ये चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा क्षुद्रांश में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। फिर अगर ये चीज़ें नहीं आ रहा तो अथवा पादपों परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिएगा जरूर। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में।